खुशी पर इस पाठ्यक्रम के पहले पाठ में मैं आपको मन की शक्ति से परिचित कराना चाहता हूँ और आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की नींव सिखाना चाहता हूँ, बजाय इसके कि उन्हें आपको नियंत्रित करने दें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम असहाय रूप से अपने विचारों और भावनाओं की दया पर नहीं हैं। हमारे पास इस रिश्ते में शक्ति है। ये वे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। विचार की शक्ति, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, आत्मजागरूकता, सामान्य विकृत सोच, हमारी सोच का पुनर्गठन और सुकराती प्रश्न। यह सब थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहें और मैं चीजों को ऐसी भाषा में समझाऊंगा जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी समझ सकता है। सभी विषयों की तरह, अगर आपको पहले से ही जानकारी है तो बेझिझक आगे बढ़ें। यहाँ मैं वीडियो के प्रायोजक का उल्लेख करना चाहूँगा, हैप्पी ऐप। हैप्पी ऐप एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें बहुत सारे मुफ्त उपकरण हैं जो आपकी उपचार यात्रा में आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ एक आभार पत्रिका स्थान, दोस्ती स्थान और सबसे अच्छी बात यह है कि एआई चिकित्सक हैं जिनसे आप आम लोगों की तरह चैट कर सकते हैं। यह इतिहास का एक रोमांचक समय है। आज ही हैप्पी ऐप की सुविधा और चमत्कारों का अनुभव करें। लिंक विवरण में है। हम में से कई लोगों के लिए हमें दुख की जगह पर रखने के लिए बस एक अस्वस्थ विश्वास ही काफी है। हमारे मानस में बस एक कांटा गहराई से फंसा हुआ है। अगर हम केवल यह जान पाते कि वह विश्वास क्या था और उस पर विवाद कर पाते और उसे स्वस्थ विकल्प से बदल पाते, तो हमारे पास अपने पिंजरे की चाबी होती और हम इस चीज से मुक्त होकर चल पाते जो इतने दुखों का कारण है। अपने आप को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए, सालों तक मेरा यह विश्वास था कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कोई भी कोशिश मुझे जीवन की इस खाई से बाहर नहीं निकाल पाएगी। मेरा यह विश्वास था कि असफलता मुझे कब्र तक ले जाएगी और सफलता और दैनिक कामों से राहत हमेशा के लिए मेरी पहुंच से बाहर हो जाएगी, कि मैं ग्रीक पौराणिक कथाओं के एक पात्र सिसिफस की तरह था जो हमेशा एक चट्टान को पहाड़ी पर धकेलने के लिए अभिशप्त था, केवल शीर्ष पर पहुंचने पर वापस नीचे लुढ़कने के लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि मुझे भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं दिखी। उम्मीद मुझसे पूरी तरह दूर हो गई। कल्पना कीजिए कि आप इस मानसिकता में हैं कि आप चाहे जो भी करें या कोशिश करें, भविष्य हमेशा एक निराशाजनक और दयनीय जगह होगी। यही मेरा कांटा था। इसे चुनौती देना भी बहुत मुश्किल विश्वास था। हम भविष्य के बारे में कैसे बहस कर सकते हैं? यह अज्ञात है। अगर मैं इसे अतीत पर आधारित करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी कोशिश की, मैं असफल रहा। इस सोच के आधार पर मैं भविष्य में जो भी कोशिश करूंगा, मैं भी असफल हो जाऊंगा। और इसी तरह हम फंस जाते हैं। इसी तरह कांटा वहीं रहता है, कुछ लोगों के लिए कई सालों या दशकों तक। खैर, मैं आपको मुक्त करने में मदद करना चाहता हूं। हम इसे एक साथ करेंगे। आज आप एक योद्धा बन जाते हैं और यह वह राक्षस है जिस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। उस कांटे को ढूंढना कभी-कभी आधी लड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर आप यह पता लगा सकते हैं कि वह गहरी बैठी हुई मान्यता क्या है जो आपको इतना दुख दे रही है, तो अच्छी खबर यह है कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है। उस चुड़ैल के शिकार का समय। आत्मजागरूकता के पिछले पाठ में हमने जो सीखा था, उसका अभ्यास करें। एक बार जब आप जान जाएं कि वह अस्वस्थकर विश्वास क्या है, तो यहाँ एक अभ्यास दिया गया है जिसे आप आजमा सकते हैं। एक पोस्ट-इट नोट लें। सबसे ऊपर सीमित विश्वास लिखें और फिर नीचे लिखें कि विश्वास क्या है। फिर एक और शीर्षक लिखें, मुक्ति विवाद। अब उस पोस्ट-इट नोट को लें और उसे किसी ऐसी जगह पर रखें
जहां आप सहज महसूस करें और जिसे आप अक्सर देखेंगे। अब वह आपका युद्ध का मैदान है, वह आपका क्षेत्र है। यहीं पर आप अपने राक्षसों पर विजय प्राप्त करेंगे। विवाद करना आपके लिए एक चुनौती है। एक तरकीब यह है कि कल्पना करें कि आपका बॉस या स्कूल का कोई बदमाश आप पर चिल्ला रहा है, चाहे वह अस्वस्थ विश्वास कुछ भी हो। अगर वे आप पर इसका आरोप लगा रहे हों, तो आप इस पर कैसे बहस करेंगे? इसे देखने का एक और तरीका यह है कि अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति पर चिल्ला रहे हों जिसे आप प्यार करते हैं, शायद कोई भाई बहन, शायद आपका बेटा या बेटी, आप उनके लिए कैसे बहस करेंगे? पिछले पाठ में हमने जो संज्ञानात्मक पुनर्गठन और सुकराती प्रश्न सीखा था, उसका उपयोग करें। एक बार जब आप सीमित विश्वास के लिए तर्क ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें अपने पोस्ट-इट नोट पर मुक्ति शीर्षक के नीचे लिख लें और इसे रोजाना दोहराएं। पोस्ट-इट नोट को किसी ऐसी जगह चिपका दें जहां आप दिन में बहुत कुछ देखेंगे। हम जंगल में एक नया रास्ता बनाने जा रहे हैं, जहां आपके विचार नीचे जाएंगे। यह आपकी वास्तविकता का हिस्सा बन जाएगा और आप दुनिया के बारे में अपने विचारों को फिर से परिभाषित करेंगे। आप मुक्ति विवाद पर तब तक ध्यान केंद्रित करेंगे जब तक कि यह आपका स्वस्थ विश्वास न बन जाए। यह सकारात्मक होगा, यह तर्कसंगत होगा, यह समझ में आएगा और यह आपको आपके पैरों के चारों ओर जंजीरों में ताले की तरह मुक्त कर देगा। इस तरह आप अपने मन से उस कांटे को बाहर निकालते हैं। इसने मेरे लिए काम किया और मुझे पता है कि यह आपके लिए भी काम करेगा। हमने इस बारे में बात की है कि कैसे विश्वास और विचार भावनाओं को प्रेरित करते हैं। हालांकि ऐसे कई सबूत भी हैं जो इसके विपरीत का समर्थन करते हैं कि हम जिस मूड में हैं, उसका असर हमारी सोच पर पड़ता है। यह मनोविज्ञान के दादा सिगमंड फ्रायड का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है और यह सोच संज्ञानात्मक सिद्धांत और सीबीटी के विकास से पहले आई थी। अब उल्लेख करने वाली बात यह है कि सिर्फ इसलिए कि यह एक विरोधी दृष्टिकोण है और सबूतों द्वारा समर्थित है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह से सच है या यह खारिज करता है कि विचार भावनाओं को प्रेरित करते हैं। सबूत यह है कि दोनों कभी-कभी दूसरे को प्रेरित करते हैं। तो आपकी खुशी के लिए इसका क्या मतलब है? खैर, यह जानने और ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब है कि जब हम बहुत बुरा महसूस कर रहे होते हैं, तो सकारात्मक विचारों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है और जब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तो यह बहुत आसान होता है। इसका यह भी मतलब है कि एक तरह का सर्पिल होता है जो होता है और अगर हम सावधान नहीं हैं, तो यह सिर्फ एक मामूली खराब मूड को भी भयानक मूड में बदल सकता है। ऐसा तब होता है जब हम बुरा महसूस करते हैं, तो हम ज्यादा नकारात्मक सोचने लगते हैं। जब हम ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं, तो हम और भी बुरा महसूस करते हैं और हम नीचे, नीचे, नीचे गिरते चले जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसका उल्टा भी सच है। जब हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास सकारात्मक विचार होने की संभावना ज्यादा होती है जो हमें और भी बेहतर महसूस कराते हैं और बेहतर महसूस करते हुए हम ज्यादा सकारात्मक होते हैं और हम ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी अस्वस्थ मान्यताओं को चुनौती देना चाहते हैं, तो ऐसा करना तब ज्यादा उत्पादक होता है जब हम शुरुआत में अच्छे मूड में होते हैं। इसलिए आपको इस अच्छे मूड में लाने के लिए कोई गतिविधि ढूंढने में मदद मिलती है। यह आरामदायक संगीत के साथ गर्म बबल बाथ, खूबसूरत धूप वाले दिन पार्क में शांतिपूर्ण सैर या अपने पसंदीदा कैफे में एक शांत कप कॉफी हो सकती है। खुद को अच्छे मूड में रखने से आपको ज्यादा सकारात्मक सोचने और जीवन के सुनहरे पक्ष को देखने में मदद मिलेगी।
यह महसूस करने में भी मदद करता है कि जब हम खुद को नीचे की ओर गिरता हुआ महसूस करते हैं, तो ध्यान दें और अपनी नकारात्मक आत्मबात को चुनौती देने में और भी अधिक सतर्क होकर इसे रोकने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करते हैं, तो न केवल खुद को और नीचे गिरने से रोकना संभव है, बल्कि इस प्रक्रिया को उलटना और विचार और भावना के सकारात्मक सर्पिल को ऊपर की ओर ले जाना भी संभव है। ऊपर की ओर बढ़ना एक बहुत अच्छी बात है, खासकर सुबह सबसे पहले। क्या आपने कहावत सुनी है कि कभी-कभी जब हमें बुरा लगता है तो हम बिस्तर के गलत तरफ से उठते हैं? यहाँ हमेशा बिस्तर के सही तरफ से उठने की एक तरकीब है। सुबह उठने के वे पहले पल, बशर्ते कि आपने रात को अच्छी नींद ली हो, दिन के लिए हमें अच्छे मूड में लाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब हम जागते हैं, तो हम चेतना की ऐसी अवस्था से बाहर निकलते हैं, जहां हम विशेष रूप से सुझाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। हम भी भावनाओं की एक खाली स्लेट की तरह होते हैं और बहुत आसानी से सकारात्मक या नकारात्मक मन की स्थिति में आ सकते हैं। अपने आप को एक बेहतर दिन के लिए तैयार करने की एक तरकीब यह है कि जब आप जागते हैं, तो पहले पल से ही सकारात्मक ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दें। इसलिए जब आपका अलार्म बजता है, तो सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि दिन कैसा गुजरने वाला है। सोचिए कि आप इस बार पार्क से बाहर कैसे निकलेंगे। दिन अवसरों और संभावनाओं से भरा हुआ है और आप इसे पार करने के लिए तैयार हैं। एक साइड नोट के रूप में, यहाँ किसी कष्टप्रद ऊंची आवाज के बजाय अपने अलार्म को एक अच्छे गाने पर सेट करना ज्यादा अच्छा है। इसलिए चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, सुबह के उन पहले कुछ पलों के दौरान खुद को सकारात्मक सोच में लिप्त होने के लिए मजबूर करें, और यह आपको पूरे दिन के लिए एक सुंदर ऊपर की ओर सर्पिल के लिए तैयार करेगा। दूसरी तरकीब यह है कि दिन को एक आभार पत्रिका के साथ सकारात्मक नोट पर समाप्त करें। लेकिन हम इस पर दूसरे पाठ में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमारे शस्त्रागार में मौजूद एक ऐसा उपकरण है, जो उन समयों के लिए है जब हमारे विचार नियंत्रण से बाहर हो रहे होते हैं। इसमें विचारों को मन से गुजरने देना शामिल है, बिना उनसे जुड़े, इसके बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना। यह अभ्यास हमें अवांछित या घुसपैठ करने वाले विचारों पर ध्यान न देना सिखाता है, जब वे हमारे सामने आते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग अक्सर तनाव को प्रबंधित करने और किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को शांत करने और स्वीकार करने की स्थिति को बढ़ावा देकर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। माइंडफुलनेस मन की अधिक शांतिपूर्ण स्थिति प्राप्त करने और नकारात्मक विचार पैटर्न के प्रभाव को कम करने के लिए एक सहायक उपकरण हो सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने के तरीके के बारे में यहाँ एक सरल मार्गदर्शिका दी गई है। एक शांत स्थान खोजें। ऐसी जगह चुनें जहाँ आपको कोई परेशान न करे। 2. आरामदायक स्थिति। आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। आप कुर्सी, कुशन या फर्श पर बैठ सकते हैं। 3. अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। अपने नथुनों में हवा के प्रवेश करने और बाहर निकलने या अपनी छाती के ऊपर नीचे होने की अनुभूति पर ध्यान दें। 4. अपने विचारों का निरीक्षण करें। जैसे ही विचार उठते हैं, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें आकाश में बादलों की तरह गुजरने दें, बिना उन पर ध्यान दिए या उनका मूल्यांकन किए। 5. धीरे धीरे अपनी सांस पर वापस लौटें। अगर आपको लगता है कि आपका मन भटक रहा है, तो धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। 6. नियमित रूप से अभ्यास करें। रोजाना ध्यान करने की कोशिश करें, भले ही यह एक बार में कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ऐसा कौशल है जो अभ्यास के साथ बेहतर होता जाता है। इसलिए अगर आपका मन पहले भटकता है तो चिंता न करें, यह सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
अधिक विस्तृत विवरण और वीडियो निर्देशित अभ्यासों के लिए हमारे प्रायोजक ऐप हैप्पी पर जाएं, जो आपका मानसिक स्वास्थ्य साथी ऐप है। यह आपके अभ्यास को गहरा करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान कर सकता है। याद रखें, माइंडफुलनेस की कुंजी नियमित अभ्यास और धैर्य है। अपने दैनिक जीवन में अधिक उपस्थित और जागरूक बनने की यात्रा का आनंद लें। अब भटके हुए विचारों को चुनौती देना आपकी रोजमर्रा की खुशी में मदद करने वाली बात है, लेकिन हम जो चाहते हैं वह है स्थायी खुशी के लिए गहराई से जानना, और यहीं पर मूल विश्वास नामक चीज सामने आती है। मनोविज्ञान में मूल विश्वास गहराई से जड़ जमाए हुए मौलिक विश्वासों या धारणाओं को संदर्भित करते हैं, जो व्यक्ति अपने बारे में, दूसरों के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में रखते हैं। ये विश्वास अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों, दूसरों के साथ बातचीत, सांस्कृतिक प्रभावों और समाज में रहने के माध्यम से जीवन के शुरुआती दिनों में बनते हैं। मूल विश्वास व्यक्ति के खुद को देखने, घटनाओं की व्याख्या करने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के तरीके को आकार देते हैं। मूल विश्वास आमतौर पर अचेतन या स्वचालित होते हैं और विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित कर सकते हैं। वे लेंस के रूप में काम करते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति खुद को और दुनिया को देखते हैं, उनकी धारणाओं, निर्णयों और प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करते हैं। मूल विश्वास अक्सर बदलाव के लिए प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि वे गहराई से जड़ जमाए हुए होते हैं और बार-बार के अनुभवों के माध्यम से समय के साथ मजबूत हो सकते हैं। मूल विश्वासों को खोजना भी काफी मुश्किल है। यह जानना कठिन है कि हमारी मूल मान्यताएं क्या हैं और उन्हें ठीक से पहचान पाना, लेकिन एक बार जब हम उन्हें पा लेते हैं तो उस ज्ञान में बहुत शक्ति होती है। मूल मान्यताओं के उदाहरणों में शामिल हैं आत्ममूल्य। यह एक व्यक्ति के रूप में अपने मूल्य और योग्यता के बारे में विश्वास है। उदाहरण के लिए, मैं प्यारा हूँ, मैं अयोग्य हूँ। योग्यता, यह किसी की योग्यताओं और क्षमताओं के बारे में विश्वास है। भरोसा, यह दूसरों की विश्वसनीयता और भरोसेमंदता के बारे में विश्वास है। नियंत्रण, यह परिणामों को प्रभावित करने या नियंत्रित करने की किसी की क्षमता के बारे में विश्वास है। उदाहरण के लिए, मैं अपने जीवन के नियंत्रण में हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ। सुरक्षा, यह विश्वास है कि दुनिया एक सुरक्षित या खतरनाक जगह है। मूल मान्यताएं अनुकूली और कार्यात्मक हो सकती हैं, जो व्यक्तियों को उनके पर्यावरण को नेविगेट करने और उनके अनुभवों को समझने में मदद करती हैं। हालांकि वे अनुपयुक्त भी हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक संकट और पारस्परिक कठिनाइयों में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति स्वयं के बारे में नकारात्मक मूल धारणा रखता है, वह कम आत्मसम्मान का अनुभव कर सकता है और अपर्याप्तता की भावना से संघर्ष कर सकता है, जबकि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में नकारात्मक मूल धारणा रखता है, उसे विश्वासपूर्ण संबंध बनाने में कठिनाई हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि हमने अब तक जो भी कवर किया है, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी) जैसे दृष्टिकोण अक्सर मनोवैज्ञानिक कल्याण और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए इन कुरूप मूल मान्यताओं की पहचान करने और उन्हें चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मूल मान्यताओं की उत्पत्ति और परिणामों की जांच करके और अधिक अनुकूली विकल्प विकसित करके हम अधिक आत्मजागरूकता, लचीलापन और भावनात्मक विनियमन विकसित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए यहाँ एक परिदृश्य दिया गया है। मान लीजिए कि आप दंत चिकित्सक के लिए देर से जा रहे हैं। आपको यह विचार आ सकता है कि यदि आप देर से आते हैं तो वे आपको नहीं देखेंगे, उन्हें कैविटी नहीं होगी और आप अपने दांत खो देंगे और बेघर और दांतहीन हो जाएंगे। अब यह आपदा का एक क्लासिक मामला है। यदि आप उस नीचे की ओर सर्पिल को उठाते हैं तो आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके का उपयोग करके उन तर्कहीन विचारों का मुकाबला कर सकते हैं। इस मामले में आप सर्पिल को पहचानेंगे
विचार को चुनौती देंगे, महसूस करेंगे कि आप आपदा कर रहे हैं और आप बस एक और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सोचना शायद बहुत मुश्किल हो कि एक भी अपॉइंटमेंट मिस करने से बेघर होना पड़ता है। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं और यह सोचने की कोशिश करें कि आखिर आपके मन में यह विचार क्यों आया, तो आपको एहसास हो सकता है कि असल में आपको यह विश्वास है कि आपके लिए कभी कुछ भी सही नहीं होता। और भी गहराई से आप पाएंगे कि आपको यह विश्वास है कि दुनिया इस तरह से काम करती है कि कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं और दूसरे नहीं, कि आप जीवन में किस्मत या सौभाग्य के लायक नहीं हैं। इस मूल विश्वास से दिन प्रतिदिन के आधार पर आप अक्सर भयावह सोच में फंस सकते हैं और हर बार जब कुछ बुरा होता है तो अवचेतन रूप से उस मूल विश्वास को मजबूत करते हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप खुद से कह सकते हैं, देखो, यह इस बात का सबूत है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसके अलावा, जब कुछ अच्छा होता है और आप उस मूल विश्वास को चुनौती देते हैं, तो आप अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने नकारात्मक विश्वास को बनाए रखना पसंद करेंगे और यह समझना चाहेंगे कि दुनिया कैसे काम करती है, बजाय इसके कि हम अपने मूल विश्वास प्रणाली को चुनौती दें और दुनिया को अप्रत्याशितता की अनिश्चित जगह के रूप में देखें। डर, एक तरह से, हमें अपने अनुपयुक्त और अस्वस्थ विश्वासों को थामे रखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि कम से कम हम समझते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है और इससे हमें नियंत्रण की भावना मिलती है। अब सामान्य तौर पर आप हर दिन इन नकारात्मक चक्रों को चुनौती नहीं देना चाहते हैं, आप समस्या की जड़ तक जाना चाहते हैं। जड़ मूल विश्वास है। इन्हें चुनौती देने से इस बात पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है कि आप दुनिया को कितनी सकारात्मकता से देखते हैं। वे बदलने के लिए जिद्दी भी हो सकते हैं। यही वजह है कि अगले पाठ में मैं आपको व्यवहार और कंडीशनिंग के पहलुओं से परिचित कराना चाहता हूँ। अगले पाठ में हम इस बात पर थोड़ा गहराई से विचार करेंगे कि अपने विचारों और विश्वासों को कैसे बदलें। इससे आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और अधिक खुश रहने में मदद मिलेगी। क्या आप अपनी खुशी की यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको अगले पाठ में देखूंगा। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। अगर मैंने आपकी मदद की है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप मेरे पेट्रियन अकाउंट में एक छोटा सा दान देकर या अमेज़न पर मेरी खुशी की पुस्तिका लेकर मेरा समर्थन करने के बारे में सोचें। लिंक विवरण में है। आपकी मदद से मैं इन कोर्स को बनाना जारी रख सकता हूँ, दूसरों तक पहुँच सकता हूँ और हर भाषा में खुशी फैला सकता हूँ।